हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, आप सभी के बीएड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, बीएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम मेरे ख्याल से 12 से है और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मुडेलियर कमीशन का। ठीक है दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ उसको अभी थोड़ा इग्नोर कर देना। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो फिर से हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मुडेलियर कमीशन की। दोस्तों, जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, तो उस समय पर हुआ क्या कि हमारे देश में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई, इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुई। ठीक है, तो अब उन इंडस्ट्रीज़ में हमको काम करने के लिए चाहिए थे कुछ स्किल्ड लेबर्स या फिर ऐसे कह ले वर्कर्स चाहिए थे। ठीक है, वो तो वर्कर तो बात अलग है, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी लोग चाहिए थे जो उनको मैनेज कर सकें, जो पढ़े लिखे हों। ठीक है, तो उस समय पर देखा गया कि जितने भी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी कि जो क्या नाम है 11th 12th हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें थी, तो उनमें हम देख रहे थे कि यार अच्छा हम एजुकेशन सिस्टम कैसे कर सके अपना। ठीक है, तो उसी में ही जो हमारे जो एक कमीशन बनाया गया जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत है, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो उसी के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था मुडेलियर कमीशन। ठीक है, जो ये मुडेलियर कमीशन था इसको बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया था इसको। ठीक है, वो भी कब किया था? 23 सितंबर 1952 में बनाया गया था। ठीक है, और इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुडेलियर नाम था। ठीक, जिस समय पर इनको अपॉइंट किया गया तो ये क्या थे? वाइस चांसलर थे, कहाँ कर? मद्रास यूनिवर्सिटी के। ठीक, जिस समय पर इनको चेयरमैन बनाया गया उस समय पर ये वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और इन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी वो लगभग 8 से 9 महीने 10 महीने बाद करी थी, जून में 1953 को। ठीक है, तो ये जो मुडेलियर कमीशन है ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? सेकेंडरी एजुकेशन से। ठीक है, अब चलते हैं इसके एम और ऑब्जेक्टिव की तरफ, क्योंकि इस जो हमारा ये एजुकेशन है या फिर मुडेलियर कमीशन है, इसको बनाने का एम क्या था? ठीक है, तो इनमें सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग बना रहे हैं, जो भी ये कमीशन है, उसका सबसे पहला एम था कि हम ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो कि हाई उसमें सेकेंडरी एजुकेशन में हैं, हम क्या कर सकें? उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उनकी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मोरल और क्रिएटिविटी, इन सब में डेवलपमेंट हम लोग कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा इंटेलेक्चुअल रहेगा, यानी कि उसके दिमाग की समझ अच्छी है, फिजिकली वो अच्छा है और काफ़ी क्रिएटिव भी है। ठीक है, तो हमें मतलब कि कहने का मतलब है कि ऐसी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करानी है बच्चों को जिससे कि हम बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करवा सकें। ठीक, उनमें क्रिएटिविटी भी पैदा कर सके। ठीक है, हालांकि वो तो अपना एक देखा जाए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, हम वैसे किसी भी नहीं कर सकते, लेकिन कहने का मतलब हम थोड़ा बहुत तो मोल्ड कर सकते हैं। तो हम ऐसी एजुकेशन दें बच्चों को जिससे कि हम उनमें क्रिएटिविटी और अच्छा इंटेलेक्ट डेवलप कर सकें। दूसरा क्या है कि एजुकेशन का काम है कि हम अच्छे लीडर्स बना सकें। ठीक है, यानी कि क्या लिखा है यहाँ पर? ट्रेनिंग ऑफ लीडर्स, यानी कि जो भी हम एजुकेशन दें वो ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए कि बस बच्चे ने फैक्ट्स याद कर लिए और उन फैक्ट्स को याद करके घूम रहे थे उधर। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। हमें जो भी ऐसे बच्चे चाहिए कि जो आज पढ़े तो कल के वो लीडर बन सके। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, लीडर ऑफ टुमारो। लेकिन आप सभी को पता है कि आजकल जितने भी लीडर्स हैं, आप देखेंगे आसपास जितने भी नेता वेता होते हैं, वो आपको पता है कि वो कैसे हैं। ठीक है, कितना पढ़े लिखे कितना नहीं, वो तो खैर उसकी बात की बात है। लेकिन ये जो कमीशन था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या कि जो भी बच्चे पढ़ेंगे हम चाहते हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाए एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कि हम बच्चों में क्या करें? एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करा सकें। ठीक, उनके अंदर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एथिकल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि जो एथिक्स को समझे, सही क्या है गलत क्या है, इन सब में जो डिफ्रेंशिएट करे, हमें उन ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। ठीक, और हमारी एजुकेशन ऐसे होनी चाहिए कि जो बच्चों में ये सही गलत का फैसला मतलब करना समझ जो होती है इसके लिए, उस समझ को डेवलप करा सके। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। तो एजुकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कि हम सिर्फ याद करें, ठीक है, हमें किसी काम ना आए। तो हम चाहते थे कि ऐसी एजुकेशन दें बच्चों को जिससे कि बच्चे क्या हों? वोकेशनल एफिशिएंसी, यानी कि वो अब मतलब बड़े हों, एजुकेशन लेके निकले तो 4 पैसे कमा सकें। ठीक है, कुछ काम कर सके, इसलिए हमें क्या है? ऐसी एजुकेशन देनी है जो कि उनके रियल लाइफ में या फिर पैसे कमाने में काम आ सकती हो। ठीक है, एजुकेशन फोकस्ड ऑन किस पे रहती है? वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल टीचिंग पे फोकस रहती है, और क्या कर सके? केटर कर सके अनएम्प्लॉयमेंट को। और उन्होंने एक और ऑब्जेक्टिव रखा था कि जो अभी की एजुकेशन है वो कैसी है? थ्योरेटिकल है। ठीक, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज हमको देनी है स्टूडेंट को, जिसको वो अपने क्या कर सके? डेली लाइफ में या फिर जहाँ पर भी वो काम करे वहाँ पर यूज़ कर सकें। ठीक है, इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप।
ठीक है। यानी कि हमको बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है, ऐसी शिक्षा देनी है जिससे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके इंडिया के। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब कहने का है, जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोसी कोई है, कूड़ा फेंकते हैं, कहीं सड़क पे फेंक दिया जा करके, कहीं रास्ते पे फेंक दिया, ठीक है, तो आप अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप उनको समझाएंगे कि हाँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, और खुद भी वैसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो देश के लिए क्या हो, मतलब जो हमारे नेचर उसके नेशन के लिए अच्छा नहीं हो, वैसा कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, और जो भी एजुकेशन होगी उससे एक और चीज़ होनी चाहिए बच्चों में कि वो अपने राइट्स को पहचान सके, जान सके। ठीक है, कि जिससे कि कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सके। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो जानी चाहिए बच्चों में अगर वो एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर वो कोई चीज़ करें या फिर किसी भी काम में अपना जाते हैं तो वो उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच है कि वो निगेटिविटी उनके मन में नहीं आनी चाहिए कि ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उनका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, ये तो भले ही थोड़े प्रॉब्लम होंगी लेकिन मैं कर सकता हूँ, ऐसा अप्रोच होना चाहिए। और दूसरा ये है कि साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, यानी कि वो जो भी काम करें उसमें कोई रीज़न ढूंढें, लॉजिक लगाएं। ठीक है, रीजनिंग हो, इस तरह की चीज़ें उसमें हमें क्या करनी है, अपनी एजुकेशन से बच्चों के अंदर डेवलप करानी है। उसके बाद जो है कुछ रिकमेंडेशन दिए थे हमारे उसने मॉडेलर कमीशन ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहला है न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, यानी कि यहाँ पर जो अभी पैटर्न चल रहा है एजुकेशन का, हमको उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक, उसमें क्या था उसमें कि एजुकेशन जो स्टार्ट होगी वो आफ्टर 4-5 ईयर ऑफ प्राइमरी और बेसिक जूनियर जो बेसिक एजुकेशन होगी उसके बाद से। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, बच्चों का एडमिशन करेंगे प्राइमरी में या फिर जूनियर में करेंगे, और उसके बाद 4-5 साल बच्चों के जब हो जाएंगे उसके बाद हम लोग उन्हें मेन एजुकेशन देना शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चों को खिलाएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे, इन सब तरह की चीज़ें क्या करते हैं इन्वॉल्व कराएंगे जिसमें बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद है इंटरमीडिएट स्टेज। अभी जो इंटरमीडिएट स्टेज है कि 11-12 होता है, ठीक है, मतलब जो पहले होता था उसमें हम लोग उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करके करें क्या कि जो हायर सेकेंडरी स्टेज में कन्वर्ट कर दें, और जो कि हो 4 साल का। ठीक, जिसमें 1 साल क्या हो इंटरमीडिएट हो, और जो बाकी के 3 साल है वो हायर सीनियर सेकेंडरी या फिर ऐसे कह रहे हायर सेकेंडरी स्टेज होने चाहिए। ठीक, तो जो 4 साल का प्रोग्राम रहेगा उसमें 1 साल हमारा इंटरमीडिएट काउंट होगा, और बाकी के 3 साल हमारे जो भी हम लोग डिग्री करते हैं, जैसे मान लो BA BCom है, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर हमें एक और काम करना चाहिए, मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने चाहिए। मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्कूल नहीं चाहिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही होती हो। ठीक है, हमें स्कूल ऐसे खोलने हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा भी सकें, गेम्स भी करा सकें, बाकी एक्टिविटीज़ भी करा सकें, उनको प्रैक्टिकल करा सकें। उनमें ऐसे सब्जेक्ट्स हम इंक्लूड करें जिससे कि वो सिर्फ पढ़े नहीं, मगर जो अपने एनवायरनमेंट है, जो अपने आसपास की चीज़ें, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो भी उनको वहाँ पर मिल सके। ठीक है, उसके बाद है कि हम उनको टेक्निकल एजुकेशन दें। ठीक है, जो इसका एक और अगला जो उनका रिकमेंडेशन था वो ये है कि हम बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दें। टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है कि उनको इंजीनियरिंग कराना है, मैनेजमेंट कराना है, फार्मेसी, क्राफ्ट एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें में इंक्लूड करें जिससे कि वो आगे जा कर के हमारा जो नेशन है उसमें उसकी ग्रोथ में हेल्प कर सके और खुद का अपना भी क्या है अच्छा करियर डेवलप कर सकें। उसके बाद बात करते हैं स्कूल्स की। जो स्कूल हैं वो क्या, पब्लिक स्कूल शुड बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी कि जो पब्लिक स्कूल अभी है वो क्या करना चाहिए, वो एग्जिस्ट रहने चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चे हैं हमें उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा अच्छा हो पढ़ने में, ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऐसा है कि भले वो 98 लेकर के आया, लेकिन आगे की उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा कुछ कर सके, तो वहाँ पर क्या है कि हम अगर उसको स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है, तो वो जो गैप है कि जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं पढ़ सकता था पैसे की वजह से, वो कमी भी दूर हो जाएगी, और इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा वो और एनकरेज होते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमें कुछ इनाम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं, तो इसलिए क्या है कि स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर है कि कवर रूरल एरियाज़। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ अर्बन एरियाज़ में या फिर सिटीज़ में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करनी है, हमें गांव देहात को भी कवर करना है। यहाँ पर तो देनी है, सिटी में तो देनी है, साथ ही साथ में रूरल एरियाज़ को भी कवर करना है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जो बस फैसिलिटीज़ की वजह से या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से क्या करते हैं, अपने टैलेंट को बाहर नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो हमको उनको भी कवर करना है या फिर उनको साथ में लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज भी करानी है हमको। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे होंगे हम उनको उनकी मदर टंग में सिखाएं, इंस्ट्रक्शंस दें। ठीक है, और जब वो मिडिल स्कूल में आ जाए, फिर मिडिल स्कूल एज में आ जाए, तो हम क्या करें, उन्हें कम से कम 2 लैंग्वेजेस सिखा सकें। उसके बाद है यहाँ पर जो मेन है वो है करिकुलम। करिकुलम कैसा होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं मिडिल स्कूल की, ठीक है, तो मिडिल स्कूल में जो करिकुलम होगा उसमें
क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, एसएसटी होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए और इस तरह के और भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाने चाहिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हाई स्कूल की, तो वहाँ पर क्या है, 4 सब्जेक्ट फिक्स हैं, लैंग्वेज है, साइंस है, एसएसटी है, क्राफ्ट है, ये 4 तो फिक्स हैं, प्लस कुछ डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट होने चाहिए। वो क्या है, बच्चे अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर जो स्कूल में अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जिसमें है एग्रीकल्चर, होम साइंस, कॉमर्शियल सब्जेक्ट हो गए, इस तरह के सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है मेथड ऑफ टीचिंग की। ठीक है, अब देखिए मेथड ऑफ टीचिंग में क्या है कि नॉट ओनली एजुकेशन बट मॉरल वैल्यूज़ एटीट्यूड ऑल्सो, यानी कि ऐसे मेथड हम लोगों को अप्लाई करने हैं या फिर ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जिसमें कि हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन नहीं दें, यानी कि सिर्फ जो बुक में फैक्ट्स लिखे हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में नहीं डालनी है, हमें उनके अंदर मॉरल्स भी डेवलप करना है, वैल्यूज़ भी डेवलप करना है, एक अच्छा एटीट्यूड भी डेवलप करना है, एक अच्छा बिहेवियर भी डेवलप करना है। तो जो हमारी टीचिंग होनी चाहिए, जो हमारे मेथड्स होने चाहिए, वो इस तरह से होने चाहिए कि बच्चों को एजुकेशन मिले, उनको जो नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज वो तो होनी ही चाहिए, साथ में इस तरह की मॉरल वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, एटीट्यूड अच्छा हो गया, ये सब चीज़ें भी उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद है ओरल वर्बल टू कॉन्क्रीट या फिर रियलिस्टिक एक्टिविटी बेस्ड हमको नॉलेज देनी है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग उनको पढ़ा दिया, ठीक है, कि उन्होंने कोई नर्सरी राइम याद करा दिया, फिर कुछ भी है, या फिर कोई बुक में चैप्टर हमने पढ़ा दिया साइंस में या फिर फिजिक्स में, किसी ने पढ़ाया, ठीक है, तो सिर्फ उसको पढ़ा देना या फिर वर्बली समझा देना ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उस पर उनको क्या नाम है क्वेश्चन कराने चाहिए, ठीक है, कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको समझाना चाहिए जिससे कि वो समझ पाए कि इस नॉलेज को हम अपने रियल लाइफ में कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, हमें उनमें बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी है जिससे कि क्या कर सके, वो अपने कैरेक्टर को भी डेवलप कर सके, कैरेक्टर को भी बिल्ड कर सके। ठीक है, उसके बाद है रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रिलीजन से भी कनेक्टेड रहती हो, मॉरल इंस्ट्रक्शन से भी कनेक्टेड रहती हो। बच्चा कितना भी पढ़ ले, ठीक है, लेकिन अपने धर्म को, जाति को, अपने आसपास के लोगों को, ठीक है, उनको नहीं समझ पाएगा, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएगा, तो उसकी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। और उन्होंने जो सबसे खास बात दी है वो है एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन को लेकर के। ठीक है, कि हम बच्चों का एग्ज़ाम कैसे कराएं और उसको बाद में इवैल्यूएट कैसे करें। तो इनमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन है वो रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप साल में 5-6 एग्ज़ाम ले लेते हो तो उसको कम कर दो, और क्या करना है हमको, जितने भी मतलब टेस्ट लो, एग्ज़ाम लो, लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद, हो सकता है 6 महीने पे, 1 महीने पे एक बार एग्ज़ाम ले लिया, बस वो हो गया। और दूसरा उन्होंने बताया कि ऐसे टाइप टेस्ट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो क्या है कि रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक बुक में 5 क्वेश्चन है और वो एक एक पेज के भी है, तो बच्चा उनको समझना कम और उनको रटना ज़्यादा चाहता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको MCQ टाइप के क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व करने चाहिए, क्योंकि MCQ में जब तक बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता रहेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, और मेन फोकस हमारा होना चाहिए कॉन्सेप्ट को ही सीखने पर, कॉन्सेप्ट को रटाने पर नहीं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जो भी हम लोग ग्रेडिंग यूज़ करेंगे, ठीक है, ग्रेडिंग में हमको नंबर्स नहीं देने हैं, कोई सिंबल यूज़ करना है, क्योंकि सिंबल से ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि हाँ उनके मार्क्स ठीक आए हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि ग्रेडिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया था, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे सुसाइड्स होते थे। ठीक है, किसी बच्चे के 70% आएगा, उसको लगता है कि हाँ तो मेरे बहुत कम आ गए हैं, तो वो सुसाइड कर लेता था। लेकिन जब से ये ग्रेडिंग सिस्टम आया था तो ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपको A ग्रेड मिल गया, तो अब A ग्रेड क्या है कि मतलब क्या है कि 91 से लेकर के 99 के बीच में, अब आपके 91 भी आए हैं तब भी खुश हैं, 99 आए तब भी खुश हैं, सबको सेम वैसे हो गया। कुछ हालांकि डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन एक तरीके से बच्चों के लिए क्या हो गया है, ये अच्छा हो गया था, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता था। और एक और बात यहाँ पर उन्होंने बताई कि फुल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट कैसे बनाना है, फाइनल रिजल्ट कैसे बनाना है, कि इंटरनल टेस्ट और स्कूल के रिकॉर्ड को मिला करके। ठीक है, यानी कि जो बच्चा अब देखिए उनकी हम लोग को डे वाइज एक्टिविटीज़ नोट करनी है, वो क्या काम करते हैं, क्लास में कैसा परफॉर्म करते हैं, इन सब चीज़ों को भी हमको क्या करना है, नोट करना है एक जगह पर, और जो बाद में वो टेस्ट देंगे हमें उसको भी ध्यान में रखना है। तो और उसके बाद करना है कि दोनों को आपस में मिला देंगे, तब हम उनका फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। ये नहीं कि किसी बच्चे ने साल भर तो अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उसका एग्ज़ाम ख़राब हो गया, तो उस ख़राब एग्ज़ाम से ही हम उसको पूरा जज कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई बच्चा साल भर बेकार पढ़ता हो, कुछ कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कभी कॉपी नहीं कंप्लीट है, कभी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन एग्ज़ाम में चिट्ठा लेकर के आ गया, पूरा छाप के लिख लिया, तो उसको वहाँ से 90 मार्क्स मिल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी हमारा रिजल्ट बनेगा वो इंटरनल टेस्ट के हिसाब से, और जो भी स्कूल में हमारा रिकॉर्ड्स है उनको दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे।
तो दोस्तों यही था हमारे मोडेलियर कमीशन में, जो कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए, एम दिए, फिर इस तरह की जो भी बातें करी। ठीक है, अब हम सेकेंड यूनिट पर हैं। इसमें मैं एक और टॉपिक लेकर के आऊँगा जो कि है कोठारी कमीशन। ठीक है, और इस तरह से ही हम पहले 4 यूनिट के दो क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है उनको कर लेंगे। उसके बाद आप मुझसे जिस टॉपिक के बारे में बोलेंगे मैं आपको उसके ऐसे ही नोट्स बना करके और ऐसे एक्सप्लेनेशन में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, जो भी मिस्टेक्स मुझसे होती हैं कि अगर कुछ भी मैं ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाता या फिर मैं फास्ट बोलता हूँ या स्लो बोलता हूँ, जो भी आपको लगे कि मेरे लिए कुछ सजेशन है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हाँ, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।